जय हिंद। अपना यूट्यूब चैनल JTS एडू एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं प्राचीन इतिहास के मौर्य काल से महत्वपूर्ण सुपर 30 सवाल लेके आपके बीच मौजूद हूँ। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे, ऑल बटन दबा दे, जिससे कि जब भी कोई नया वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इसमें सभी सवाल BPSC का पूछा हुआ ही लिया गया है। ये नहीं कि यह BPSC में पूछा गया है तो BPSC में ही पूछा जाएगा। यह सीटेट में भी इससे सवाल उठाया जाता है। साथ ही रेलवे, SSC, दरोगा में भी इससे सवाल पूछे जाते हैं। यह इसलिए अपने में यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है। आप सबसे पहले सब्सक्राइब, रेड जो कलर में लिखा रहेगा उसे क्लिक कर देंगे तो सब्सक्राइब्ड ED लग जाएगा। इसके बाद एक घंटी दिखेगा, उस पर क्लिक कर देंगे। तत्पश्चात 3 चिन्ह दिखेगा जिसमें ऑल सबसे ऊपर होगा, उसे टिप देंगे, जिससे कि जब भी कोई नया वीडियो बनेगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहेगा। आप चाहें तो लोगों पर क्लिक करके प्लेलिस्ट से जाके सभी वीडियो को देख सकते हैं, या नीचे अपलोड लिखा आएगा तो लाइन से एक एक कर सभी वीडियो को देख सकते हैं। जल्द ही लाइव क्लास के माध्यम से सीटेट की तैयारी कराई जाएगी। साथ ही ऐसा चिन्ह दिखेगा, वहां आप क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप एवं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा। आप लिंक पर क्लिक कर व्हाट्सएप ग्रुप एवं टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। चलिए देर न करते हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं पहला सवाल से। पहला सवाल यहाँ है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी गुप्त, ऑप्शन सी शुंग, ऑप्शन डी कण्व। सही जवाब ऑप्शन ए मौर्य। इस टाइप के सवाल अधिकांशतः सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि कौन वंश के बाद कौन शासन किया, चाहे इस वंश के पहले कौन शासन किया, या क्रमवार सजाने वाला भी सवाल पूछा जाता है। इसे याद रखने के लिए एक ट्रिक आपके सामने मौजूद है। हसीन मौसूख। यदि आप यह ट्रिक याद रखते हैं, हसीन मौसूख एक शब्द, तो आप क्रम से सभी वंश का नाम बता सकते हैं। जैसे ह से हर्यक वंश, सी से शिशु नाग वंश। आप चाहें तो कॉपी पर नोट डाउन करके इसे याद कर सकते हैं। न से नंद लिखते चलेंगे, नंद वंश। मौर्य से मौर्य वंश, शु से शुंग वंश, क से कण्व वंश। तो आप यह लाइन या यह शब्द याद रखते हैं हसीन मौसूख, तो आप लाइन से सभी वंश को बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। पुनः एक बार दोहरा दे, सवाल था नंद वंश के पश्चात, तो नंद वंश न से है, तो नंद वंश के बाद मौर्य वंश का शासन काल आया। यदि पूछा जाए कि मौर्य वंश के बाद किस वंश का शासन काल आया, तो तालव्य स है शुंग वंश। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा सवाल, अंतिम मौर्य सम्राट था? ऑप्शन ए जलौक, ऑप्शन बी अवंती वर्मा, ऑप्शन सी नंदीवर्धन, ऑप्शन डी विहिद्रथ। सही जवाब ऑप्शन डी विहिद्रथ। आप चाहें तो मौर्य वंश के सभी शासक का भी नाम एक ट्रिक के माध्यम से रख सकते हैं। जैसे 24 शेर, 10 साल देश के बाहर रहे। आसान लाइन है, याद रह सकता है। बाहर रहे, एकदम आसान लाइन है कि 24 शेर 10 साल देश के बाहर रहे। तो च से चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश के संस्थापक है या प्रथम शासक है, चंद्रगुप्त मौर्य। फिर
चौ से हो गया। बी से बिंदुसार याद रखेंगे। चंद्रगुप्त के बाद कौन शासक आया? तो बिंदुसार। एकदम आसान है। 100 को यहाँ साइलेंट कर देंगे, छोड़ देंगे, इग्नोर करेंगे। फिर शेर है, से तालाबे स है, तो अशोक में आता है तालाबे स, है ना, अशोक। तो ध्यान रखेंगे 3 शासक आप याद कर लिए होंगे, चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंदुसार, उसके बाद अशोक। फिर है द से दशरथ। 3 निश्चित रूप से याद रखेंगे और अंतिम याद रखेंगे ब से बृहद्रथ। बाकी को भी याद रख सकते हैं, जैसे दशरथ हो गया, द से दशरथ, स से संप्रीत, संप्रीत लिखते चलेंगे, संप्रीत। फिर एक तालाबे, ये स से है साली सूद, साली सूद। फिर आ जाइए देव बर्मन, द से देव बर्मन। फिर तालाबे स से शांत धवन, शांत धवन। तब अंतिम में वह से बृहद्रथ। यदि लाइव क्लास होगा, यही सब सवाल से मॉक टेस्ट कराया जाएगा, तो बोर्ड पर भी इस सभी टिक को बता के याद कराया जाएगा। निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइव क्लास में जुड़ेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। तीसरा सवाल, अशोक के ब्राह्मणी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ऑप्शन ए प्रिंसेप, ऑप्शन बी HD सांकलिया, ऑप्शन सी SR गोयल, ऑप्शन डी VN मिश्रा। चलिए सही जवाब ऑप्शन ए प्रिंसेप। अशोक के शिलालेख का खोज 1750 में पाद्रेटी पैंथलेर ने की थी। अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सबसे पहले सफलता 1837 में जेम्स, खूब यह परीक्षा में पूछा जाता है, प्रिंसेप जो आपका सवाल था 1837 भी याद रखेंगे और ये भी याद रखेंगे कि खोज किसने किया 1750 में? पाद्रेटी पैंथेलर। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। इसमें और कुछ पॉइंट देख लेते हैं कि अशोक का संबंध किस वंश से था, पूछा जा सकता है। मौर्य वंश से था। इसका शासनकाल 269 से 232 ईसा पूर्व था। वहीं यदि पूछा जाए अभिलेख से संबंधित, तो एक सवाल आता है कि सबसे छोटा अभिलेख कौन था, सबसे बड़ा अभिलेख कौन था? तो अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुमिनदेई, लिखते चलेंगे रुमिनदेई है। इसी अभिलेख में लुम्बिनी के धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटाने की घोषणा की गई थी। चलिए फिर एक आता है कि सबसे बड़ा अभिलेख कौन है? तो सबसे बड़ा अभिलेख अशोक का 7वां अभिलेख है। वहीं अशोक का सार एक कूना, सार एक कूना एक धारी अभिलेख जो ग्रीक और आरामाइक भाषा में प्राप्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, चौथा सवाल, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी नालंदा, ऑप्शन सी तक्षशिला, ऑप्शन डी उज्जैन। सही जवाब ऑप्शन सी तक्षशिला। यह 47वीं BPSC का पूछा गया सवाल है। तक्षशिला प्राचीन भारत में गांधार देश की राजधानी, गांधार देश की राजधानी और शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यह विश्वविद्यालय प्राचीन काल में विश्व के महान विश्वविद्यालयों में से एक था। इसी विश्वविद्यालय में चंद्रगुप्त मौर्य,
के प्रधानमंत्री चाणक्य आचार्य थे। चाणक्य, ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि चंद्रगुप्त के आचार्य गुरु कौन थे? चाणक्य जो आचार्य थे। वर्ष 405 ईस्वी में चीनी यात्री फाहियान कहाँ के यात्री था? तो चीन के फाहियान ने भी यहाँ की यात्रा की थी। तक्षशिला विश्वविद्यालय को वर्ष 1980 में 1980 अत्यंत ही महत्वपूर्ण सवाल, विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। सवाल पूछा जा सकता है कि विश्व धरोहर सूची में तक्षशिला को कब शामिल किया गया? तो 1980 में। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 5वां सवाल, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है? ऑप्शन ए भास, ऑप्शन बी शूद्रक, ऑप्शन सी विशाखादत्त, ऑप्शन डी अश्वघोष। सही जवाब ऑप्शन सी विशाखदत्त। नेक्स्ट सवाल 6ठा सवाल, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी बिंदुसार, ऑप्शन डी कुणाल। सही जवाब ऑप्शन बी चंद्रगुप्त। नेक्स्ट सवाल 7वां सवाल, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी प्राकृत, ऑप्शन सी पाली, ऑप्शन डी हिंदी। ए और डी नहीं होगा निश्चित रूप से। कभी कभी परीक्षा में प्राकृत और पाली भाषा में आप कन्फ्यूजन में फंस सकते हैं। इसे याद रखने के लिए आप ध्यान रखेंगे कि अशोक है तो क है, तो क जो लगा हुआ है वही होगा इसका भाषा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी प्राकृत। अब कभी भी आप गलती न करेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल 8वां सवाल है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए मगध, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी समस्तीपुर, ऑप्शन डी राजगिरी। 45वीं बीपीएससी का पूछा गया सवाल है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पाटलिपुत्र। बौद्ध सभा से खूब परीक्षाओं में सवाल यह पूछा जाता है। 4 बौद्ध सभा हुए थे। इसे याद रखने के लिए एक ट्रिक देखते हैं। बहुत प्यारा सा ट्रिक है बौद्ध सभा का। राजा महाराजा आजा, वैश्या सबका काल है, पटाओ मत आशिक, कुंवर जी कंगाल है। यह यदि आप पोएम के रूप में याद रखते हैं कि राजा महाराजा आजा, वैश्या सबका काल है, पटाओ मत आशिक, कुंवर जी कंगाल है, तो इसी से चारों बौद्ध सम्मेलन का स्थान कहाँ हुआ, कौन अध्यक्ष थे और किसके शासनकाल में हुआ, आप पकड़ सकते हैं। जैसे देखें, प्रथम बौद्ध सम्मेलन 483 ईसा पूर्व में हुआ, राजा से राजगृह में हुआ, स्थान इसको पढ़ेंगे। फिर महाराजा मह से महाकश्यप अध्यक्ष थे प्रथम बौद्ध संगीति सम्मेलन के, आजा से अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ। फिर सेकेंड टर्म है वैश्या सबका काल है, तो द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में हुआ। वैश्या से वैशाली में सवाल पूछा जाएगा कि द्वितीय बौद्ध संगीति सम्मेलन का हुआ, तब वैशाली में उसके अध्यक्ष कौन थे, तो सबका से शाबाकामी, का से कालाशोक के काल में। अध्यक्ष वाला भी सवाल पूछता है कि द्वितीय बौद्ध संगीति सम्मेलन में कौन अध्यक्ष थे, तो शाबाकामी। द्वितीय बौद्ध संगीति में कौन शासक थे, तो कालाशोक। फिर थर्ड लाइन चलते हैं कि पटाओ मत आशिक, तो तृतीय बौद्ध संगीति सम्मेलन हुआ 255 ईसा पूर्व में। अब पटाओ तो प से पाटलिपुत्र, कहाँ हुआ तृतीय बौद्ध संगीति सम्मेलन, तो पाटलिपुत्र। मत से मोगली पुत्र तिस्क, आशिक से अशोक के शासनकाल में। फिर कुंवर जी कंगाल है, चतुर्थ बौद्ध संगीति सम्मेलन 1ली सदी में हुआ, पहली पढ़ेंगे। स्थान कु से कुंडल वन में हुआ, और व से वसुमित्र, व है तो व से वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे। और क से कंगाल है, तो क से कनिष्क के शासनकाल में हुआ। पुनः एक बार सुन लेंगे, राजा महाराजा आजा, वैश्या सबका काल है, पटाओ मत आशिक, कुंवर जी कंगाल है। यदि यह ट्रिक याद रखते हैं तो चारों बौद्ध सभाएं के स्थान आप आसानी से याद रख सकते हैं, अध्यक्ष को आसानी से याद रख सकते हैं, साथ ही शासनकाल किसके काल में हुआ वो भी आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट सवाल, 9वां सवाल, मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज स्थापित हुआ? ऑप्शन ए शक वंश, ऑप्शन बी कुषाण वंश, ऑप्शन सी सातवाहन वंश, ऑप्शन डी शुंग वंश। सही जवाब ऑप्शन डी शुंग वंश। पूर्व में प्रथम सवाल में ही बताया गया ट्रिक, हसीन मौसूख, यदि आप याद रखते हैं तो ये इस तरह का सवाल निश्चित रूप से आप सही बनाएंगे। जैसे यहाँ सवाल था मौर्य वंश, तो मौ से मौर्य वंश, सु से शुंग वंश। फिर पुनः एक बार दोहरा दे रहे हैं, ह से हर्यक वंश, सी से सुनाग वंश, न से नंद वंश, मौ से मौर्य वंश, सु से शुंग वंश, क से कर्ण वंश। उसके बाद सातवाहन है, कुषाण है, गुप्त है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, 10वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी कलिंग। यह 42वीं बीपीएससी का पूछा गया सवाल है। सही जवाब ऑप्शन सी श्रीलंका। नेक्स्ट सवाल, 11वां सवाल, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? ऑप्शन ए चक्रवर्ती, ऑप्शन बी धर्मदेव, ऑप्शन सी प्रियदर्शी, ऑप्शन सी धर्मकीर्ति। यह 65वीं बीपीएससी का पूछा गया सवाल है। सही जवाब ऑप्शन सी प्रियदर्शी। नेक्स्ट सवाल, 12वां सवाल, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? 65वीं बीपीएससी का पूछा गया सवाल है। ऑप्शन ए ब्राह्मी, ऑप्शन सी शारदा, ऑप्शन सी खरोष्टी, ऑप्शन डी नंदनागिरी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी खरोष्टी। अब ब्राह्मणी और खरोष्टी में आप कन्फ्यूजन में पड़ेंगे। अभी मैं जो बताने जा रहा हूँ, आप यदि उसे सुन लेंगे तो आगे किसी भी एग्ज़ाम में आप कन्फ्यूजन में न फंसेंगे, निश्चित रूप से सही सवाल बनाएंगे। यहाँ सवाल है कि निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है? तो खरोष्टी लिपि। खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं, जबकि ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं। ध्यान रखेंगे, ब से ब्राह्मी, ब से बाएं। यदि आप यह याद रख लिए कि ब्राह्मी है जो बाएं से दाएं है, तो खरोष्टी दाएं से बाएं। अशोक के ये शिलालेखों में ब्राह्मी कितने लिपि थी? तो एक था ब्राह्मी, एक था खरोष्टी, एक था ग्रीक, एक था अरामाइक। 4 लिपि था, जिसमें खरोष्टी लिपि का अभिलेख उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में मिला है। पाकिस्तान नोट डाउन कर लेंगे। वहीं ग्रीक और अरामाइक, ग्रीक और अरामाइक अफगानिस्तान से, और ब्राह्मणी लिपि का प्रमाण भारत से मिला है। अत्यंत ही महत्वपूर्ण सवाल, भारत। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 13वां सवाल, मेगास्थनीज दूत था? ऑप्शन ए सेलुकस का, ऑप्शन बी सिकंदर का, ऑप्शन सी डेरियस का, ऑप्शन डी यूनानियों का। सही जवाब ऑप्शन ए सेलुकस का। यह 63वीं बीपीएससी का पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट सवाल, 14वां सवाल, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? ऑप्शन ए आर्थिक संबंध, ऑप्शन बी शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास, ऑप्शन सी विदेश नीति, ऑप्शन डी धन संचय। यह 63वीं बीपीएससी का पूछा गया सवाल है। सही जवाब ऑप्शन बी शासन काल के सिद्धांत और अभ्यास। प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र का संबंध शासन काल के सिद्धांत और अभ्यास से है। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक चाणक्य, जो कौटिल्य है वही चाणक्य है। चाणक्य कहें या कौटिल्य कहें या विष्णुगुप्त कहें, एक ही नाम है, कंफ्यूजन में नहीं पड़ेंगे। जो चाणक्य ने धनानंद को हराने में यही चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी, जिसके बाद यह चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना। और कौटिल्य में अर्थशास्त्र में साप्तांग सिद्धांत दिया, जो काफ़ी प्रचलित है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट सवाल 15वां सवाल, अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? ऑप्शन ए राजा के प्रति वफादारी, ऑप्शन बी शांति व अहिंसा, ऑप्शन सी बड़ों का सम्मान, ऑप्शन डी धार्मिक सहनशीलता, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। यह 63वीं बीपीएससी का पूछा गया सवाल है। सही जवाब यहाँ होगा ऑप्शन ई। सम्राट अशोक ने अपने अभिलेखों में धम्म शब्द का प्रयोग किया है, जिसका तात्पर्य प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए प्रस्तुत की गई है। आचार संहिता से है। अशोक ने धम्म की जो परिभाषा दी है वो राहुलवाद सूत्र से ली गई है। भारत में शिलालेखों का प्रचलन अशोक द्वारा ही शुरू किया गया है। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन भी कहा गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है 16वां सवाल, मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। ऑप्शन ए कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, ऑप्शन बी अशोक के शिलालेखों में, ऑप्शन सी पुराणों में, ऑप्शन डी मेगास्थनीज की पुस्तिका इंडिका में। सही जवाब ऑप्शन डी मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। नेक्स्ट सवाल 17वां सवाल, सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? ऑप्शन ए विलियम जोन्स, ऑप्शन बी स्मिथ, ऑप्शन सी आर.के. मुखर्जी, ऑप्शन डी डी.आर. भंडारकर। 48वीं से 52वीं बीपीएससी में यह सवाल पूछा गया है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए विलियम जोन्स। नेक्स्ट सवाल, सम्राट अशोक के पिता थे। ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी बृहद्रथ। पूर्व में दूसरा सवाल आपको बताया गया था, उसमें एक ट्रिक बताया गया था, 24 शेर 10 साल देश के बाहर रहे, तो आप आसानी से पकड़ सकते थे कि चंद्रगुप्त 4 से 24 था चंद्रगुप्त मौर्य, 24 शेर 24 शेर 10 साल देश के बाहर रहे थे, तो च से चंद्रगुप्त मौर्य, बी से बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य बिंदुसार, और शेर से हम कहे थे कि तालाब्य स है तो अशोक पकड़ लेंगे कि बिंदुसार के बाद अशोक। यहाँ सवाल है कि सम्राट अशोक के पिता कौन है, तो बिंदुसार। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 19वां सवाल, अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी या देवनाम प्रिय के रूप में किया गया है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी हर्षवर्धन। सही जवाब ऑप्शन बी अशोक। प्रियदर्शी मिस्टेक हो गया है, ध्यान रखेंगे। देवनाम प्रिय। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है 20वां सवाल, इंडिका के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए प्लूटार्क, ऑप्शन बी जस्टिन, ऑप्शन सी हेरोडोटस, ऑप्शन डी मेगास्थनीज। सही जवाब ऑप्शन डी मेगास्थनीज। नेक्स्ट सवाल 21वां सवाल, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी कौटिल्य, ऑप्शन सी गौतम बुद्ध, ऑप्शन डी अशोक। सही जवाब ऑप्शन डी अशोक। नेक्स्ट सवाल 22वां सवाल, सेलुकस जिसे अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था को किस भारतीय राजा ने हराया था? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी बिंदुसार, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त। सही जवाब ऑप्शन डी चंद्रगुप्त। नेक्स्ट सवाल 23वां सवाल, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी अशोक महान, ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। 42वीं बीपीएससी का यह पूछा गया सवाल है। सही जवाब ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट सवाल 24वां सवाल, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्यतः बना था? ऑप्शन ए ईंटों का, ऑप्शन बी पत्थर का, ऑप्शन सी लकड़ी का, ऑप्शन डी मिट्टी का। यह 41वीं बीपीएससी का पूछा गया सवाल है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी लकड़ी का। नेक्स्ट सवाल 25वां सवाल, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? ऑप्शन ए कलिंग अभिलेख, ऑप्शन बी अशोक का गिरनार अभिलेख, ऑप्शन सी रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, ऑप्शन डी अशोक का सोपारा अभिलेख। सही जवाब ऑप्शन सी रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। नेक्स्ट सवाल 26वां सवाल, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? ऑप्शन ए मस्की की लघु स्तंभ, ऑप्शन बी रुमिनदेई स्तंभ, ऑप्शन सी कीम स्तंभ, ऑप्शन डी भाबरू स्तंभ। 39वीं बीपीएससी का सवाल है यहाँ। चलिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी भाबरू स्तंभ अभिलेख। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र पुस्तक का लेखक कौन था? ऑप्शन ए बाणभट्ट, ऑप्शन बी कौटिल्य, ऑप्शन सी कलहन,
ऑप्शन डी विशाखदत्त। सही जवाब ऑप्शन बी कौटिल्य। ध्यान रखेंगे कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, तो हम लोग बचपन में अ आ इ सीखते थे, अ आ इ ए आई ओ और फिर क ख ग। तो अ से अर्थशास्त्र, अ से अर्थशास्त्र और क से कौटिल्य याद रखने के लिए बताया गया, जिससे कन्फ्यूजन ना हो। कौटिल्य, अ से अर्थशास्त्र और क से कौटिल्य। अ आ इ सीख लिए, उसके बाद क ख सीखेंगे, ध्यान में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल 28वां सवाल। सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज किया की राजधानी का उस समय नाम था। ऑप्शन ए तक्षशिला, ऑप्शन बी बोधगया, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी सारनाथ। यह बिहार एसएससी सीजीएल सचिवालय सहायक में सवाल पूछा गया है। चलिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पाटलिपुत्र। नेक्स्ट सवाल 29वां सवाल। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है। ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 15। सही जवाब ऑप्शन डी 15। कौटिल्य को चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। यह चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें 180 प्रकरण एवं 15 अधिकरण, जो आपका भी सवाल है, 15 अधिकरण थे और 180 प्रकरण थे। अर्थशास्त्र पुस्तक का संबंध मौर्यकालीन व्यवस्था से है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है 30वां सवाल एवं लास्ट सवाल। शक संवत कब प्रारंभ किया गया। ऑप्शन ए 58 ईस्वी, ऑप्शन बी 78 ईस्वी, ऑप्शन सी 320 ईस्वी, ऑप्शन डी 606 ईस्वी। ईस्वी पढ़ेंगे, मिसप्रिंट हो गया है। चलिए सही जवाब ऑप्शन डी 78 ईस्वी। मौर्योत्तर काल में कनिष्क प्रतापी राजा थे। इसी के शासनकाल में 78 ईस्वी में शक संवत चलाया गया। शक संवत चलाया गया, यह भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, साथ में कमेंट करें कैसा लगा। साथ ही कोई सुझाव हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। और एक बार पुनः दोहरा देते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें और ऑल बटन दबा दें। धन्यवाद।